सीधी तस्वीरें आप ये दिल्ली के भारत मंडपम से देख रहे हैं, जहां से प्रधानमंत्री मोदी ने संबोधित किया इस कार्यक्रम को और देशवासियों तक अपना संदेश पहुंचाया। इस मौके पर आपको बताएं कि जो वर्ल्ड समिट एनडीटीवी का हो रहा है, उसमें श्रीलंका की प्रधानमंत्री पहुंची हैं शिरकत करने के लिए। उन्होंने भी आज दिन में अपने विचार रखे। इसके अलावा यूके के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक, पूर्व प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक ने भी अपने विचार रखे और ऑस्ट्रेलिया के भी पूर्व प्राइम मिनिस्टर ने अपने विचार रखे। तो आज जो संबोधन हुआ है पीएम मोदी का एनडीटीवी वर्ल्ड समिट में, उसमें उन्होंने विकास के साथ साथ ये भी बात पूरे भरोसे के साथ, पूरे विश्वास के साथ कही कि भारत अब रुकने वाला नहीं है। ना तो भारत रुकेगा, ना थमेगा। और जो उनके संबोधन का आखिरी हिस्सा था, उसमें उन्होंने नक्सलवाद का जिक्र किया और उसे माओवादी आतंक करार दिया। उन्होंने कहा कि एक लंबे समय तक देश ने, आदिवासी इलाकों ने इस नक्सलवाद का, इस खूनी संघर्ष का दंश झेला है, जिसमें हजारों लोगों की जान गई है। इसमें हमारे सुरक्षा बलों के जवान भी हैं, वो गरीब आदिवासी लोग भी हैं जिनके साथ अत्याचार किए गए थे हथियार के दम पर। उन्होंने कहा कि कैसे एक लंबे समय तक ये खूनी संघर्ष विकास के रास्ते की सबसे बड़ी बाधा बना रहा और कैसे इस खूनी संघर्ष को करने वाले जो माओवादी थे, जो नक्सली थे, उनको एक वैचारिक कवर मिलता रहा। लेकिन उन्होंने ये दोहराया कि जब इस विषय पर हमारी सरकार ने विचार किया तो ये तय किया कि नक्सलवाद से भारत को मुक्ति दिलानी है। तो जिन इलाकों में नक्सलवाद फैला हुआ था, वहां आज वो नक्सलवाद सिकुड़ रहा है। उन्होंने हाल फिलहाल में सरेंडर करने वाले नक्सलियों का भी जिक्र किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कई लाख के, करोड़ के इनामी नक्सली सरेंडर कर चुके हैं। और ये भी उन्होंने बात कही कि जिस समय ये हथियारों से जुड़ा संघर्ष चल रहा था, हथियारों के साथ ये संघर्ष चल रहा था, उस समय उन्हें संविधान पर, संवैधानिक व्यवस्थाओं पर, सरकार पर यकीन नहीं था और हथियार के जरिए वो अपनी बात मनवाना चाहते थे। लेकिन एक लोकतांत्रिक देश में हिंसा की कोई जगह नहीं होती, कोई स्थान नहीं होता। और उन्होंने ये भी कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, कि नक्सलियों का यूं बड़े पैमाने पर सरेंडर करना ये दर्शाता है कि जो मौजूदा सरकार है उसमें उन्हें ये यकीन है कि संवैधानिक व्यवस्थाओं के तहत चीजें आगे बढ़ेंगी और विकास की जिस राह पर देश चल रहा है, उस विकास के फायदे तमाम लोगों तक समान रूप से पहुंचेंगे। बस्तर ओलंपिक के आयोजन का भी जिक्र किया। आपको बताएं कि नक्सलवाद के खिलाफ ये जो लड़ाई छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित इलाकों में लड़ी जा रही है, इसके अलावा तेलंगाना राज्य है, झारखंड राज्य है, उड़ीसा है, पश्चिम महाराष्ट्र की हम यहाँ पर बात करेंगे कि गढ़चिरौली में वेणुगोपाल ने सरेंडर किया था अपने 60 नक्सलियों के साथ। कुल मिलाकर 61 नक्सलियों ने सरेंडर किया था। और आज का दिन नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई में, जिसका जिक्र खुद प्रधानमंत्री मोदी ने एनडीटीवी वर्ल्ड समिट में किया और जोर देकर उन्होंने कहा, विश्वास दिलाया तमाम देशवासियों को कि नक्सलवाद का खात्मा भारत भूमि से होना तय है। बहुत जल्द भारत नक्सलवाद से पूरी तरह से मुक्त हो जाएगा। मजबूती के साथ उसी दिशा में कदम बढ़ रहे हैं। तो उन्होंने जो नक्सलवाद का जिक्र किया और ये जो असर देखने को इसका मिला है, आज ही की अगर हम बात कर लें तो आज 210 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। रुपेश नाम का नक्सली, जिसका कहा जाता है कि कांकेर के इलाके में जो नक्सलवाद का, जो माओवादी आतंक का पोस्टर बॉय था, उसने भी हथियार डाल दिए हैं। और एक बड़ा झटका इस तरीके से नक्सलवादी सोच को लगा है, इनके संगठनों को लगा है, उन हथियारबंद नक्सलियों को लगा है जो अभी भी हथियार का रास्ता नहीं छोड़ रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, 150 से ज्यादा हथियार डाले गए। इनमें अत्याधुनिक हथियार भी हैं, इसमें AK-47 भी हैं, इसमें 303 भी हैं, इंसास राइफल्स हैं और बहुत सारे हथियार यहाँ पर आज डाले गए। और एक और सुखद तस्वीर आज जो देखने को मिली, केवल ये नक्सलियों का हथियार डालना ही सुखद तस्वीर नहीं है, बल्कि नक्सलियों के हाथ में, जिन्होंने हथियार डाले हैं, उनके हाथ में संविधान की कॉपी भी नजर आई। तो जो बात प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में कही थी कि अब उनका हथियार डालना ये दर्शाता है कि वो संविधान में पूरी तरह यकीन रखते हैं और संवैधानिक व्यवस्थाओं के तहत वो देश को आगे बढ़ने का जो रास्ता है उसमें अपना साथ देने के लिए अब वो मानसिक तौर पर तैयार नजर आ रहे हैं। हालांकि आपको बता दें
कि हाल फिलहाल के दिनों में कई नक्सलियों ने सरेंडर किया है, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे तत्व हैं इन नक्सली संगठनों में जो हथियार डालने के पक्ष में नहीं है। लिहाजा सरकार ने उनके लिए भी खुला ऑफर रखा है। दो ही विकल्प दिए हैं नक्सलियों को कि या तो आप हथियार डाल दीजिए, मुख्यधारा में शामिल हो जाइए। अगर आप ऐसा करेंगे तो जैसा आज रेड कारपेट बिछाकर इनका स्वागत किया गया है, इनको फूल दिए गए हैं, संविधान की कॉपी दी गई है और एक तरीके से ये इनका संकल्प लिया गया है यहाँ पर कि वो अब संविधान के साथ चलते हुए मुख्यधारा में शामिल होंगे। एक तो ये विकल्प है नक्सलियों के पास, और अगर वो इस विकल्प को नहीं चुनते हैं तो फिर उनका सफाया सशस्त्र अभियान के तहत किया जाएगा। तो बड़ी बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में की हैं। उन्होंने देश के विकास की भी चर्चा की। उन्होंने ये बताया कैसे कोरोना काल में देश तमाम तरह की मुश्किलात से घिरा हुआ था। भारत को लेकर तमाम तरह की शंकाएं, आशंकाएं भारत की ग्रोथ को लेकर जताई जा रही थी। भारत उस तमाम बंधनों को, उन मुसीबत के बंधनों को तोड़ता हुआ आगे बढ़ा। फिर दुनिया के अलग अलग हिस्सों में युद्ध शुरू हो गए, उनका भी इम्पैक्ट भारत पर पड़ा। तब भी भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर तमाम तरह की शंकाएं, आशंकाएं दर्शाई गई, लेकिन भारत ने उन दिक्कतों से भी निकलकर अपनी ग्रोथ रेट को आगे किया। उन्होंने बताया कि पिछले 3 साल में भारत की जो एवरेज ग्रोथ रेट है वो 7% से ऊपर रही है। जितने वैश्विक संस्थान हैं जो भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर कभी शंका व्यक्त करते थे, आज वो लगातार ये बता रहे हैं कि कैसे भारतीय अर्थव्यवस्था तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। इन तमाम विषयों के अलावा बहुत ज्यादा जो फोकस उनके संबोधन का आखिरी में था वो नक्सलवाद को लेकर ही था, क्योंकि नक्सलवाद भारत के लिए नासूर बन चुका था, उन इलाकों के लिए खासतौर से नासूर बन चुका था जो इसकी जद में थे। रेड कॉरिडोर का एक हिस्सा था और नक्सलियों का एक सपना था कि इसको और व्यापक रूप दिया जाए, लेकिन अब उनके इरादे पूरी तरह से यहां पर नाकाम होते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह कई बार घोषणा कर चुके हैं, एक डेडलाइन तय कर दी है उन्होंने नक्सलवाद के खात्मे की। उन्होंने तय कर दिया है, घोषणा कर दी है अलग अलग मंचों से, कई बार वो ये घोषणा कर चुके हैं कि 31 मार्च 2026 नक्सलवाद के खात्मे का दिन होगा। ये डेडलाइन तय है और उसी दिशा में तेजी से कदम बढ़ रहे हैं। कांग्रेस के शासन में जो अर्बन नक्सलों का जो इकोसिस्टम है, ये जो अर्बन नक्सल है, वो कुछ तरह ऐसे हावी थे, आज भी है। माओवादी आतंक का कोई भी घटना देश के लोगों तक न पहुंचे, इसके लिए वो बहुत बड़ी सेंसरशिप चलाते रहते हैं। वो हमारे देश में आतंकवाद की इतनी चर्चा होती थी, आर्टिकल 370 पर डिबेट होती थी, लेकिन हमारे शहरों में जो कांग्रेस के राज में पनपे हुए अर्बन नक्सली बैठे थे, जो ऐसी संस्थाओं पर कब्जा जमा करके बैठे थे, वो माओवादी आतंक पर पर्दा डालने का काम करते थे, देश को अंधेरे में रखते थे। अभी कुछ दिन पहले भी माओवादी आतंक के कई पीड़ित दिल्ली आए थे। ये बड़ी दर्दनाक चीज है, बहुत बड़ी मात्रा में आए थे। किसी की टांग नहीं थी, किसी का हाथ नहीं था, किसी की आंख नहीं थी, शरीर के अंग कुछ चले गए थे। ये माओवादी आतंक के शिकार लोग थे। गांव के गरीब आदिवासी भाई बहन, किसान के बेटे थे, माताएं बहनें थी, 2-2 पैर कट चुके थे। वो दिल्ली में आए थे, 7 दिन रहे, हाथ पैर जोड़ करके कह रहे थे कि हमारी बात हिंदुस्तान के लोगों तक पहुंचाइए। प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उन्होंने, आप में से किसी ने देखा नहीं होगा, सुना नहीं होगा। ये माओवादी आतंक के ठेकेदार जो बैठे हैं ना, उन्होंने उस जुल्म के शिकार हुए उनके दर्द की कथा भी हिंदुस्तान के लोगों तक नहीं पहुंचने दी। कांग्रेस की इकोसिस्टम ने इसकी चर्चा नहीं होने दी। साथियों, हालत ऐसे थे
कि देश का करीब करीब हर बड़ा राज्य नक्सली हिंसा, माओवादी आतंक की चपेट में था। बाकी देश में संविधान लागू था, लेकिन रेड कॉरिडोर में संविधान का कोई नाम लेने वाला नहीं था। और मैं बहुत जिम्मेवारी से कहता हूं कि जो माथे पर संविधान की किताब लेकर के नाचते हैं ना, वे आज भी ये माओवादी आतंकियों जो संविधान को नहीं मानते हैं, इनकी रक्षा के लिए दिन रात लगा देते हैं। साथियों, सरकार तो चुनी जाती थी, लेकिन रेड कॉरिडोर में उसकी कोई मान्यता नहीं होती थी। शाम ढलती थी तो घर से बाहर निकल पाना मुश्किल हो जाता था। जो जनता को सिक्योरिटी देने वाले लोग थे, उनको भी सिक्योरिटी लेकर चलना पड़ता था। साथियों, बीते 50-55 सालों में इस माओवादी आतंक की वजह से हजारों लोग मारे गए। कितने ही सुरक्षाकर्मी माओवादी आतंक का शिकार बने, कितने ही नौजवानों को हमने खोया। ये नक्सली, ये माओवादी आतंकी स्कूल नहीं बनने देते थे इलाके में, अस्पताल नहीं बनाने देते थे। अस्पताल है तो डॉक्टर को घुसने नहीं देते थे। जो बने हुए थे उनको भी बम से उड़ा दिया जाता था। दशक तक विकास की रोशनी से देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा, बहुत बड़ी आबादी वंचित रही। इसका बहुत बड़ा नुकसान हमारे आदिवासी भाई बहनों को, दलित भाई बहनों को, गरीब लोगों को उठाना पड़ा। साथियों, माओवादी आतंक देश के नौजवानों के साथ बहुत बड़ा अन्याय है, बहुत बड़ा पाप है। मैं देश के नौजवानों को इस हाल में नहीं छोड़ सकता था। मैं बेचैनी महसूस करता था, जुबान पे ताला लगा के बैठा था। आज पहली बार मेरे दर्द को आज आपके सामने में प्रस्तुत कर रहा हूं। मैं उन माताओं को जानता हूं जिन्होंने अपने लाल खोए। उन माताओं की अपने लाल से कोई अपेक्षा थी, आशा थी। या तो वो ये माओवादी आतंकियों के झूठे बातों में फंस गए, या तो माओवादी आतंक के शिकार हो गए। और इसलिए 2014 के बाद हमारी सरकार ने पूरी संवेदनशीलता के साथ भटके हुए नौजवानों को मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया। और मैं देशवासियों को आज पहली बार कह रहा हूं, देशवासियों को संतोष होगा, देशवासियों में आशीर्वाद देंगे। जिन माताओं ने अपने लाल खोए, वो माताएं हमें आशीर्वाद देगी, देश की शक्ति को आशीर्वाद देगी। और आज देश उसके नतीजे देख रहा है। 11 वर्ष पहले तक देश के 125 जिले, 125 से ज्यादा माओवादी आतंक से प्रभावित थे। और साथियों, आज ये संख्या सिर्फ 11 जिलों तक सिमट गई है। आप जानते होंगे कितना कुछ करना पड़ा होगा। और उसमें भी 11 में भी अब सिर्फ 3 जिले ही ऐसे बचे हैं
जो सबसे अधिक माओवादी आतंक की चपेट में है। साथियों, बीते दशक में हजारों नक्सलियों ने हथियार डाले हैं। मैं आपको पिछले 75 घंटों का आंकड़ा देता हूं, ओनली 75 आवर्स। मैं जानता हूं ये मीडिया का मेन न्यूज नहीं है, लेकिन मेरे जीवन का एक बहुत बड़ा संतोष का विषय है ये। इन 75 घंटों में 303 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। एक जमाने में जिनका 303 चलता था ना, आज वो 303 सरेंडर हुए हैं। और ये कोई सामान्य नक्सली नहीं है। किसी पर 1 करोड़ का इनाम था, किसी पर 15 लाख का इनाम था, किसी पर 5 लाख का इनाम था। और ये सारे के सारे इनके नाम पर इनाम घोषित हुए थे। इन नक्सलियों से बहुत बड़ी मात्रा में हथियार भी पकड़े गए। ये सारे लोग बंदूकें छोड़ करके, बम छोड़ करके भारत के संविधान को गला लगाने के लिए तैयार हुए हैं। और जब संविधान के लिए पूर्ण समर्पित सरकार होती है ना, तब गलत रास्ते पर गया हुआ व्यक्ति भी लौट करके अपने आंखों को उस संविधान पर टिका देता है। अब वो विकास की मुख्य धारा में आ रहे हैं और ये लोग स्वीकार कर रहे हैं कि वो गलत रास्ते पर थे। 5-5 दशक बिता दिए, जवानी खपा दी, लेकिन उन्होंने जो सोचा था वो परिवर्तन नहीं आया। अब ये भारत के संविधान पर विश्वास करते हुए आगे बढ़ेंगे। साथियों, कभी ही मीडिया की हेडलाइंस हुआ करती थी, छत्तीसगढ़ के बस्तर में ये हुआ वो हुआ, एक पूरी बस को उड़ा दिया, इतने सुरक्षा बल के जवान मारे गए। बस्तर ये माओवादी आतंकियों का, नक्सलियों का गढ़ हुआ करता था। और अब आज मैं उसी बस्तर का उदाहरण देता हूं। आदिवासी नौजवान बस्तर ओलंपिक का आयोजन करते हैं और लाखों नौजवान बस्तर ओलंपिक में आकर के खेल के मैदान में अपनी ताकत दिखा रहे हैं। ये बदलाव है। साथियों, इस बार माओवादी आतंक से मुक्त क्षेत्रों में दिवाली की रौनक कुछ और होने जा रही है। 50-55 साल हुए दिवाली नहीं देखी थी उन्होंने, अब दिवाली देखेंगे। और मुझे पक्का विश्वास है दोस्तों, ये हमारी मेहनत रंग लाएगी और वहां भी खुशियों के दिए जलेंगे। और मैं आज देशवासियों को, एनडीटीवी के दर्शकों को विश्वास दिलाता हूं, वो दिन दूर नहीं जब देश नक्सलवाद से, माओवादी आतंक से पूरी तरह मुक्त होगा। और ये भी मोदी की गारंटी है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन का वो हिस्सा हमने आपको सुनवाया जो पूरी तरीके से नक्सलवाद पर, माओवादी आतंक पर केंद्रित था। और उन्होंने बताया किस तरीके से एक जमाना वो था जब रेड कॉरिडोर में लोग जाने से डरते थे, लेकिन अब वहां फिजा पूरी तरह बदल चुकी है। उन्होंने ये भी कहा कि दिवाली वहां पर इस बार कुछ और होने वाली है। और आज ही का वो ऐतिहासिक दिन भी है जब 200 से ज्यादा की संख्या में, 210
नक्सलियों ने हथियार डाले हैं। 150 से ज्यादा हथियार उन्होंने डाले हैं। हम सीधे रुख करेंगे, मेरे सहयोगी अनुराग द्वारी इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं तमाम पहलुओं पर बातचीत करने के लिए। अनुराग, प्रधानमंत्री मोदी का जो संबोधन है उसके आखिर का अगर हम हिस्सा देखें तो लगभग वो पूरा माओवाद पर ही केंद्रित था, नक्सलवाद पर ही केंद्रित था, और उन्होंने गारंटी के साथ कहा है कि भारत नक्सलवाद मुक्त होकर रहेगा। और जिस दिशा में चीजें जा रही हैं, जिस संख्या में नक्सलवादी सरेंडर कर रहे हैं, हथियार डाल रहे हैं, जो डेडलाइन तय है, हो सकता है ये जो संकल्प है ये वक्त से पहले ही पूरा हो जाए। बिल्कुल, जिस तरह से देश के गृह मंत्री ने कहा था कि 2026 मार्च 31 तक देश से नक्सलवाद का सफाया हो जाएगा, तो उसी दिशा में चीजें आगे बढ़ती हुई दिख रही हैं। और जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एनडीटीवी वर्ल्ड समिट में अपने संबोधन में लगातार उन्होंने काफी सारी बातें कही नक्सलवाद के सफाए के लिए, नक्सलवाद से मुक्ति के लिए। जिस तरह से उन्होंने कांग्रेस को भी घेरा और कहा कि कांग्रेस के राज में अर्बन नक्सलीपन पे और अर्बन नक्सलवाद का काम ही है कि वो माओवाद पर पर्दा डालते हैं। पहले एक तरह से देश में अर्बन नक्सल इकोसिस्टम का राज था और माओवादी आतंक की वजह से हजारों लोगों की मौत हुई। वो अपने इलाकों में अस्पताल, स्कूल नहीं बनने देते थे और कई सारे ऐसे दृश्य हमने देखे, आंखों के सामने तैर रहे हैं। जगरगुंडा का वो दृश्य जब स्कूल की घंटी बजी और उसको अघोषित राजधानी कहा जाता था और पहली दफा पहुंच करके हमने उस स्कूल की घंटी को देखा बजते हुए और लोगों में उत्साह देखा। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि कैसे हजारों लोग माओवादी आतंकवाद के शिकार हुए, लेकिन सरकार ने, मौजूदा सरकार ने भटके हुए नौजवानों को मुख्यधारा में लेकर के आए। अभी पिछले 75 घंटों की उन्होंने बात की कि 303 नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया। हमने देखा कैसे रुपेश के नेतृत्व में बहुत सारे नक्सलियों ने आज भी हथियार डाले, लगभग 200 की तादाद में, और अपने साथ अत्याधुनिक हथियार लाकर भी उन्होंने दिए। और किस तरह से पहले 125 जिले माओवादी आतंकवाद से प्रभावित थे, अब सिर्फ 11 जिलों में ही माओवादी आतंक बचा है और सिर्फ 3 जिले ही ऐसे हैं देश में जो अति नक्सल प्रभावित हैं और देश जल्दी ही पूरी तरह से नक्सलवाद से मुक्त होगा। उन्होंने दोहराया अपना संकल्प कि वो दिन दूर नहीं है जब देश में कहीं भी रेड कॉरिडोर का नामो निशान नहीं बचेगा, नक्सलवाद का नामो निशान नहीं बचेगा। जी अनुराग, प्रधानमंत्री का जो संबोधन सुने और उससे जो सार मुझे नजर आया निकलकर सामने कि ये कामयाबी केवल सशस्त्र अभियान के जरिए हासिल नहीं की गई है, बल्कि इस पे एक होलिस्टिक व्यू इसका लिया गया। उन बिंदुओं को ढूंढा गया जहां पर काम करने की जरूरत थी। स्कूल खोले गए, सड़कें बनाई गई, पहुंच बढ़ाई गई, नेटवर्क वहां पर मोबाइल का स्थापित किया गया, तो एक कनेक्टिविटी बढ़ी। दुनिया से जो ग्रामीण लोग थे, आदिवासी लोग थे जो बहकावे में आते थे, उनका कनेक्शन हुआ। उन्होंने दुनिया को देखा, खुद को देखा कि हम कहाँ हैं, दुनिया कहाँ है, उसके साथ कदम ताल करने की सोची। बस्तर ओलंपिक का भी उन्होंने जिक्र किया। तो एक व्यापक स्तर पर यह रणनीति बनी। बिल्कुल, न सिर्फ बस्तर में, आपको एक उदाहरण से समझाता हूँ। बस्तर में एक ब्रांड बनता है जीन्स का जिसका नाम है डेनिक्स, और वो आसपास के कई राज्यों में, चाहे आंध्र प्रदेश हो चाहे तेलंगाना हो, वहां तक भी जा रहा है। जो बस्तर की इमली है उससे जो उत्पाद बन रहे हैं, उसकी जो प्रोसेसिंग हो रही है, ये भी देश के और दुनिया के कई कोनों में जा रहा है। तो इस तरह की कई चीजें हैं जो वहां पर लघु वनोपज है, बस्तर की सुंदरता है, वहां के लोग जिस तरह से अब होम स्टे को बढ़ावा दे रहे हैं और जो आत्मसमर्पण किया नक्सलियों ने, उनके लिए जो सरकार ने योजनाएं बनाई हैं, तो कई सारी ऐसी बातें हैं। कई स्तरों पर काम किया गया है उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए, वहां पर रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए, जो नक्सली मुख्यधारा में लौट रहे हैं उनको बसाने के लिए। तो कई स्तरों पर काम करके ये भरोसा दिलाया गया। और साथ ही साथ जैसा आपने कहा कि नक्सल इलाकों में सड़कों से पहुंच बनाना, चाहे फिर कम्युनिकेशंस के जो अत्याधुनिक साधन है जैसे मोबाइल फोन नेटवर्क हो, इंटरनेट हो, इनकी पहुंच बढ़ाना और इनसे लोगों को समझाना कि आप इनसे अछूते नहीं हैं, आप हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चल सकते हैं इनके जरिए। तो ये सारा भरोसा दिलाया गया और तब जाकर नक्सलवाद अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। जी अनुराग, कोई भी आंदोलन हो, कोई भी संगठन हो, वो विचार, उसकी ताकत होती है, विचार पर वो खड़ा होता है। आज पीएम मोदी ने जो बातें कही कि हमने जो संविधान के साथ आगे बढ़ते हुए विकास की धारा शुरू की, उन इलाकों में भी दूर दराज के उन्होंने भी नजरिया बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो क्या ये माना जाए जो नक्सली इस समय सरेंडर कर रहे हैं, वो एक विचार जो इस नक्सलवाद से जुड़ा है वो भी कमजोर पड़ रहा है, वो भी कमजोर होता दिखाई दे रहा है यहाँ पर?
बिल्कुल, बिल्कुल। जो विचार नक्सलवाद से जुड़ा हुआ है, वो बिल्कुल कमज़ोर होता दिखाई दे रहा है और कई जैसा मैं और आप ये बातें कर रहे हैं कि कई स्तरों पर कामकाज हुआ है और जिसकी वजह से फिर चाहे वो एक तरह से अग्रेसिव स्टैंड लेना हो, आक्रामक स्टैंड लेना हो या फिर एक ये भी समझ करके कि अगर ये वापसी करेंगे तो इनके लिए क्या-क्या योजनाएँ बन सकती हैं। तो कई स्तरों पर काम करके एक तरह से जी। दिलों को जीता गया है, जिसकी वजह से आज आपने देखा कि इतनी बड़ी तादाद में भी बस्तर में नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। जी, अनुराग आप हमारे साथ बने रहिए। जुल्फ़िकार हमारे साथ जुड़ गए हैं। जुल्फ़िकार, मैं विचार की बात अभी अनुराग से कर रहा था। ये अक्सर कहा जाता है कि व्यक्ति भले ही धरा पर ना रहे लेकिन उसका विचार ज़िंदा रहता है और यहाँ पर तो विचार ही प्राण त्यागता हुआ दिखाई दे रहा है। तो सबसे बड़ी हार तो नक्सलियों की यही हो रही है। आज खुद पीएम ने जो भरोसा दिया कि भारत बहुत जल्द नक्सल मुक्त होने वाला है, तो ऐसा लगता है कि वो सुनहरा दिन जल्द आएगा और बहुत जल्द वो सुनहरा दिन इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगा। बिल्कुल आनंद देखिए जैसा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संकल्प लिया था कि भारत 2026 तक माओवाद पर कर दिया जाएगा। तो उस कड़ी में दिसंबर 2023 से लगातार एंटी नक्सल ऑपरेशन चल रहा है, बड़ी सफलताएं रही और उसके बाद कुछ माओवादी एंटी नक्सल ऑपरेशन का बड़ा माओवादी मारे गए और उसका नतीजा ये हुआ कि आज का वो दिन आया कि जब 210 माओवादियों ने सर्वे किया जो सीपीएम मेंबर ने रितेश सिंह की अगुवाई में। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीटीवी वर्ल्ड समिट में जो बातें कही हैं उन बातों पर ये कहा जाए कि मोदी गारंटी एक और आज पूरे देश के बहुत जल्द रोक होगा। हालांकि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो एनडीटीवी वर्ल्ड समिट का कहा कि पहले से एक ऐसा सिस्टम था, मतलब विपक्ष की पार्टियों पर हिंदुस्तान और सामाज एक ऐसा सिस्टम बना हुआ था जो माओवाद से कोशिश अस्पताल करता था और उनकी बीमारी में था। लेकिन अब जो है परिस्थितियां बदल चुकी हैं और उन्होंने जी। बस्तर में जी। साफ है कि बस्तर जो है जुल्फ़िकार मैं आपको थोड़ा-सा डिस्टर्ब कर रहा हूँ, रोक रहा हूँ, इंटरप्ट कर रहा हूँ बीच में। अगर आप अपनी थोड़ी-सी लोकेशन अगर चेंज कर लें क्योंकि आपका ऑडियो ब्रेक हो रहा है, साफ आवाज़ हम तक नहीं आ पा रही। शायद सिग्नल की कुछ दिक्कत हो सकती है।